नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम बात करेंगे प्रस्ताव और संकल्प की। पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था संसद की जो कार्यवाही थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे प्रस्ताव की। तो प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्रस्ताव, अगर जो सदन में सदस्य हैं उनको कोई बात कहनी है, अपनी सदन में कुछ बात रखनी है, तो वहाँ पर प्रस्ताव लाएंगे। ऐसी डायरेक्ट नहीं कोई मुंह उठा के ऐसे खड़ा हो जाएगा और अपनी बात करने लगेगा, नहीं, एक प्रक्रिया के माध्यम से ही अपनी बातों को सदन में कोई भी सदस्य रख सकता है। तो वही होता है हमारा प्रस्ताव। संसद सदस्य अपनी बात रखते हैं, संसद सदस्यों द्वारा सदन में अपनी बात रखना, यही हमारा प्रस्ताव होता है। ऐसे नॉर्मली हम समझेंगे एक एग्जांपल से कि जैसे मान लीजिए आपको शादी करनी है, ठीक है, तो शादी ऐसे हवा में तो नहीं हो जाएगी। आप किसी के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में जब तक प्रस्ताव नहीं रखेंगे तब तक सामने वाले की बात को हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्रस्ताव हम शादी में रखते हैं शादी करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी कार्यवाही में कोई भी कार्यवाही कराने के लिए या अपनी बात रखने के लिए हम सदन में प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात प्रस्ताव की। अब प्रस्ताव होते कितने प्रकार के हैं? प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव, फिर आता है स्थानापन्न। स्थानापन्न प्रस्ताव, तीसरा है पूरक प्रस्ताव। देखते हैं तीनों में अंतर क्या है। मूल प्रस्ताव जो होते हैं ये किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखे जाते हैं। दूसरा है ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, अपने में पूर्ण होते हैं, ठीक है। ये प्रस्ताव अपने में ही पूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करानी है, तो सबसे पहले हम प्रस्ताव लाएंगे कि भाई राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसे ऐसे बात है और उसके विरुद्ध महाभियोग लाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो मूल प्रस्ताव होगा। या मान लीजिए जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाना है, उसके हटाने के लिए प्रक्रिया लानी है, तो सबसे पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनको हमको हटाना है, ठीक है। वो हम पहले सदन में प्रस्ताव रखेंगे। जब सदन में प्रस्ताव रखेंगे तो उस पर चर्चा होगी और मतदान होगा, अगर पास हो जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात मूल प्रस्ताव की। अब हम बात करते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव की। स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं वे प्रस्ताव होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सदस्य ने कोई प्रस्ताव रखा और किसी अन्य सदस्य ने उससे मिलता जुलता कोई प्रस्ताव और रख दिया, ठीक है, और वो दूसरे वाले सदस्य का जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट कर लिया गया और उस पर चर्चा हुई और मतदान हुआ और वो प्रस्ताव पास हो गया। तो जो पहले वाला प्रस्ताव पहले वाले सदस्य ने रखा था, ठीक है, वह दूसरे वाले ने क्या कर लिया, उसका स्थान ले लिया और पहला वाला जो प्रस्ताव था वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम स्थानापन्न प्रस्ताव। मतलब पहले रखे गए प्रस्ताव का स्थान दूसरा प्रस्ताव ले लेता है। दूसरा प्रस्ताव, ठीक है, इसमें पहला वाला जो प्रस्ताव होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात आती है तीसरे की, पूरक प्रस्ताव। तो पूरक प्रस्ताव ये अपने आप में
कोई प्रस्ताव नहीं होता है, कोई प्रस्ताव नहीं है। यह कोई प्रस्ताव नहीं होता है। मान लीजिए कोई जो मूल प्रस्ताव था, ठीक है, उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं। मूल प्रस्ताव में यदि कुछ विषय छूट गए हैं, ठीक है, मूल प्रस्ताव में यदि कोई विषय छूट गए हैं तो उन पर अगर कोई सदस्य चाहता है कि वहां पर उस पर चर्चा होनी चाहिए, कुछ छूट गए हैं तो उस पर चर्चा हेतु, ठीक है, पूरक प्रस्ताव लाया जाता है। तो पूरक प्रस्ताव कोई अपने आप में कोई प्रस्ताव नहीं होता है, लेकिन अगर मूल प्रस्ताव पर चर्चा हो गई, ठीक है, अगर किसी सदस्य को लग रहा है कि नहीं इन टॉपिक पर इन खंडों में फिर से चर्चा होनी चाहिए या ये खंड छूट गए हैं, इन पर चर्चा होना आवश्यक है, तो वहां पर पूरक प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव, ये तो रही बात प्रस्ताव की। अब हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प, रेजोल्यूशन क्या होता है? ये तो हमारा था मोशन, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, रेजोल्यूशन और मोशन में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। जिन टॉपिक पर, जिन विषयों पर हम प्रस्ताव लाते हैं, उन्हीं विषयों पर हम संकल्प भी ला सकते हैं, ठीक है, दोनों ला सकते हैं। लेकिन संकल्प और प्रस्ताव में बस यही अंतर होता है, जो संकल्प होता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, मत विभाजन अनिवार्य है। मत विभाजन अनिवार्य है। संकल्प में मत विभाजन अनिवार्य है और जो संकल्प होता है, ठीक है, उसको किसी अन्य संकल्प से हम स्थानापन्न नहीं कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव था, ठीक है, कोई अन्य प्रस्ताव रखा गया तो पहले वाले को हटा दिया। यहां पर ऐसा नहीं होगा। जो पहला वाला संकल्प लाया जाएगा उसी पे चर्चा होगी और उसी पे पूरा मतदान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि मताधिकार जो है यहाँ पर, या मत विभाजन जो है यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि संकल्प का कोई अन्य विकल्प नहीं होता। यहां पर कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, बस यही अंतर रहता है दोनों में। एक तो मत विभाजन अनिवार्य हो जाएगा और संकल्प का कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे संकल्प की। और इसमें क्या है, किसी भी मूल संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। एज इट इज जो संकल्प रखा गया है उसी को लास्ट तक हम उस पर चर्चा करेंगे और उस पर मतदान करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रस्ताव में तो परिवर्तन हो जा रहा था, लास्ट में अगर मान लीजिए कुछ छूट जा रही थी चीज़ें, वहाँ पर भी चीज़ें हो जा रही थी पूरे प्रस्ताव लाके। लेकिन यहाँ पर जो मूल संकल्प स्टार्ट होगा वही अंत तक जाएगा, इसमें कोई लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रही बात हमारे संकल्प की। अब हम बात करेंगे, ऐसे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से, दोनों को याद रहेगा हमेशा। मान लीजिए शादी का प्रस्ताव लाए थे, ठीक है, तो वहाँ पर तो परिवर्तन हो सकता था जब शादी का हम प्रस्ताव लाए। कैसे? मूल प्रस्ताव लाया शादी का, ठीक है, बीच में अगर मान लीजिए मन बदल गया तो हम फिर किसी अन्य के साथ विवाह का प्रस्ताव ले आएंगे, ठीक। या मान लीजिए चर्चा हो गई शादी की, ठीक है, कुछ चीज़ें छूट गई थी, कहा ठीक है चलिए भाई बैठ के चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। कौन सी चीज़ें? मान लीजिए दहेज से संबंधित कोई चीज़ें छूट गई हैं या कुछ अन्य चीज़ें, तो वहाँ पर पूरक प्रस्ताव संबंधी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक बार जब संकल्प ले लिया गया, ठीक है, विवाह संपन्न होने जा रहा था, पंडित जी ने क्या करा दिया? संकल्प करा दिया। जब संकल्प करा दिया गया, अब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जिससे विवाह होना है उसी से होगा, या जो भी बातें रखी गई थी, जो भी डिस्कशन पहले हो चुका है, अब उसी पर कायम रहना है, अब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही समझ लीजिए, संकल्प में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रस्ताव में क्या है, परिवर्तन पॉसिबल है। तो ये तो रही बात संकल्प और प्रस्ताव की। अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्ताव होते हैं वो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं और
कैसे कैसे प्रस्तावों को हम सदन के पटल पर रखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें है कटौती प्रस्ताव। कौन सा है? कटौती प्रस्ताव। देखिए आसान है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है ये। जैसा नाम वैसा काम। कटौती का मतलब किसी चीज में कमी करना। तो कमी किस में करेंगे हम? सदन में भाई चर्चा हो रही, तो चर्चा में ही कमी करेंगे। तो सदन में चर्चा में कमी हेतु, चर्चा मतलब वाद विवाद जो हो रहा है सदन में, जो भी वाद विवाद हो रहा है या चर्चा हो रही है, ठीक है, उसमें हम कटौती करेंगे, वाद विवाद में कमी करेंगे। इसके लिए हम कटौती प्रस्ताव लाते हैं। कोई सदन कोई भी सदस्य ला सकता है इसको, ठीक है। उसको अगर लगे कि बहुत क्या कहते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है संबंधित टॉपिक पर, अब वहाँ पर चर्चा में कटौती लानी चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे मतदान के लिए भेजना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सदन में चर्चा रोककर, सदन में चर्चा कमी हेतु चर्चा रोककर, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो चर्चा रोककर, ठीक है, मतदान हेतु रखा जाता है, ठीक है। अगर चर्चा पूर्ण हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ऐसी चर्चा है वो चलती चली जा रही, लोगों को लग रहा है कि बहुत चर्चा हो चुकी है अब, ठीक है, अब सीधे मतदान होना चाहिए इस पर, तो कोई भी सदस्य कटौती प्रस्ताव लाएगा। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर चर्चा रुक जाएगी, अब वो उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। कटौती प्रस्ताव भी कई प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कुछ वैसा खास नहीं है कटौती में, बस सिर्फ चर्चा में कटौती हो जाती है। तो पहला है साधारण कटौती। साधारण कटौती। साधारण कटौती का मतलब होता है कि किसी भी प्रस्ताव पर, ठीक है, चर्चा हो चुकी है, अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है, ठीक है, सदस्यों को लग रहा है कि पर्याप्त चर्चा हो गई है। पर्याप्त चर्चा हो जाने पर, पर्याप्त चर्चा हो जाने पर, किसी सदस्य को लग रहा है कि भाई अब चर्चा पर्याप्त हो गई है, बहुत डिस्कशन हो गया, अब इसको रखिए मतदान के लिए ताकि चीजें आगे बढ़ाई जा सकें, तो वहां पर साधारण कटौती होती है। दूसरा है घटकों में कटौती। घटकों में कटौती। घटकों में कटौती, मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, उसके बहुत कई सारे खंड हैं, बहुत ज़्यादा खंड हैं, मान लीजिए 20 खंड हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 20 खंड हैं, ठीक है। तो इसमें 20 में से मान लीजिए 15 खंड ऐसे हैं जिस पर चर्चा होना आवश्यक है, 5 खंड इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तो उन 15 जो खंड होंगे, 15 खंडों पर चर्चा होगी, ठीक है, और पूरे पे मतदान हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा, ठीक है, महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा होगी और पूरे पर मतदान, मतलब पूरे प्रस्ताव पर मतदान होगा। देखिएगा, जो हमारा कटौती प्रस्ताव है उसमें जो घटकों में कटौती है, उसमें जो ऐसे घटक जिन पर सदन चाह रहा है, ठीक है, कि इसको इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए या इतना महत्वपूर्ण खंड नहीं है जिस पर चर्चा हो, ठीक है, अनावश्यक समय हम वहाँ पर अपना नहीं खराब करके, ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटक थे उन्हीं पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा होनी चाहिए। तो सिर्फ महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा कर ली और पूरे प्रस्ताव पर हमने क्या कर दिया, मतदान करा दिया और पास हो गया ये, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण घटक नहीं थे उनमें हमने क्या कर दी, कटौती कर दी, इसीलिए इसको हम घटकों में कटौती कहते हैं। फिर अगला है कंगारू। कंगारू कटौती। क्या होता है कंगारू कटौती, देख लेते हैं। कंगारू कटौती का मतलब, कंगारू जैसे उछल उछल के नहीं चलता है, वैसे उसी के नाम पर रखा गया है कंगारू कटौती। मुख्य भाग पर,
या मुख्य घटकों पर चर्चा और मुख्य घटकों पर ही क्या होगा, मतदान होगा। देखिए यहां पर चर्चा हो रही थी केवल मुख्य घटकों पर, लेकिन मतदान पूरे प्रस्ताव पर हो रहा था। लेकिन कंगारू कटौती में क्या है कि चर्चा भी मुख्य घटकों पर हो रही है और मतदान भी क्या है, मुख्य घटकों पर ही हो रहा है, और पूरे प्रस्ताव को पास माना जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसमें हमने मेन घटकों पर चर्चा कर ली और उन्हीं पर मतदान करा लिया। ठीक है, और अगर पास हो गया तो हम मानेंगे कि जो पूरा प्रस्ताव था वो हमारा पूरा पास हो गया है। तो ये तो रही बात हमारी कंगारू कटौती। अच्छा, एक और कटौती आती है जिसको हम गिलोटिन बोलते हैं। गिलोटिन कटौती। ये क्या होता है गिलोटिन कटौती? मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ठीक है, बहस हुई, अब उसको मतदान के लिए रखा गया। मतदान के लिए रखा गया, ठीक है, मतदान से पूर्व ही, मतदान से पूर्व अगर किसी भी सदस्य को लगता है कि कुछ विषयों पर चर्चा छूट गई है, मतदान से पूर्व चर्चा हेतु रखना। ठीक है, मतदान से पूर्व चर्चा हेतु रखना। किसी सदस्य को लगता है कि भाई संबंधित टॉपिक पर चर्चा अभी छूट गई है, अभी बहस होना बाकी है, तो वहाँ पर वो गिलोटिन कटौती करी जाएगी। ठीक है, वहाँ पर मतदान रोक दिया जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ मतदान से पूर्व क्या होती है, चर्चा हेतु रखा जाता है। तो ये रही बात हमारे कटौती प्रस्ताव की। अगला प्रस्ताव हमारा है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, देखिए जो स्थगन प्रस्ताव है वो सदन को स्थगित करने की बात नहीं हो रही है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की बात हो रही है। ठीक है, सदन को स्थगित करना तो अलग चीज हो गई कि पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए, जो पीठासीन करता है, हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो है वो सदन की कार्यवाही को रोका जाता है। सदन की कार्यवाही स्थगित। जैसा नाम, ठीक है, उसी के अनुरूप काम इसका। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा चल रही है सदन में, सारे वाद विवाद हो रहे हैं, अचानक से कोई लोक महत्व का ऐसा मामला उठ गया जिस पर चर्चा करना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण काम ऐसा है आ गया। किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, ठीक है, सदन में चर्चा चल रही थी, अचानक से कोई लोक महत्व का ऐसा मामला उठ गया, ठीक है, जहां पर चर्चा करना अति आवश्यक है। लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पहले सदन की कार्यवाही चल रही थी उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये लोक महत्व का जो मुद्दा उठ गया है, अब इस पर चर्चा होगी। पहले इस पर जब चर्चा समाप्त हो जाएगी तब पुनः उस जो पुराना वाला था उस पर चर्चा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा लाया जाएगा, ठीक है, अगर वो पास हो जा रहा है तो पुराने वाला जो कार्यवाही चल रही थी उसको कुछ देर के लिए रोक दी जाएगी। अब जो लोक महत्व का मुद्दा उठा है उस पर चर्चा होगी, चर्चा समाप्त होगी, फिर जो पुराना काम हो रहा था उस पर काम होगा, उस पर बात होगी। तो ये तो रही बात हमारे स्थगन प्रस्ताव की। स्थगन प्रस्ताव अनुमति कौन देता है, पीठासीन देगा। पीठासीन की
अनुमति से, पीठासीन की अनुमति से होगा। और दूसरी चीज, इसके लिए 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ऐसा क्यों? अब ऐसा नहीं कि कोई भी सदस्य उठा और कहा लो स्थगन प्रस्ताव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो कार्रवाई चल ही नहीं सकती। जब लोक महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो स्थगन प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये और ही पीठासीन की अनुमति, ठीक है, और ये दोनों सदनों में रखा जाएगा, दोनों सदनों में रखा जा सकता है, दोनों सदनों में रखा जाएगा। और तीसरी चीज, इस पर 2.5 घंटे से कम की चर्चा नहीं होगी, भाई कोई लोक महत्व का बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पर तुरंत चर्चा होना आवश्यक है, तो ये नहीं कि बस 10-15 मिनट बात करी, आधा घंटा बात किया और चर्चा खत्म, नहीं, मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा होनी ही चाहिए इस पर। अगली चीज़ है कि जिस दिन ये स्थगन प्रस्ताव रखना है तो उस दिन 10 बजे से पूर्व, कितने 10 बजे से पूर्व सूचना देनी होगी जिस भी सदस्य को, ठीक है, ये स्थगन प्रस्ताव रखना है तो सदन के पीठासीन अधिकारी को 10 बजे से पूर्व सूचना देनी होगी। अगर ये 10 बजे से पूर्व सूचना नहीं दी जा रही है तो यह फिर अगले दिन के लिए माना जाएगा, है ना। अगर उसी दिन चर्चा चलानी है तो 10 बजे से पूर्व सूचना देनी होगी। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी प्री में पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक संसदीय परंपरा चली आ रही है, ठीक है, पहले से चलती चली आ रही है कि जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उस दिन ये स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे स्थगन प्रस्ताव की। तो स्थगन प्रस्ताव किसी भी लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझा जाता है कि ये जो चर्चा पहले चल रही थी वो तो मान लो चलेगी ही चलेगी, लेकिन ये एकदम तात्कालिक मुद्दा है जिस पर बहस करना बहुत ही अति आवश्यक है, उसलिए यहाँ पर ये बहस करी जाती है। तो ये तो रही बात स्थगन प्रस्ताव की। आगे का प्रस्ताव हमारा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण, तो नाम से ही पता चला है, ध्यानाकर्षण मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ध्यान कब आकर्षित होगा? सरकार, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए, ध्यानाकर्षण का मतलब होता है कि ध्यान को आकर्षित करना। और ध्यान किसका आकर्षित किया जाएगा? जाहिर सी बात है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो सरकार का ध्यान किस पे आकर्षित किया जाएगा? कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दे रही होती तो फिर उस पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत ही क्या होती? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई सदस्य किसी सदस्य द्वारा किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने हेतु रखा जाता है। मान लीजिए कोई सदस्य है, ठीक है, उसके क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बाढ़ है, सूखा है, या
अन्य कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है या कोई ऐसी घटना घट गई है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो सदस्य होगा वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा कि भाई संबंधित जो मान लीजिए कोई जो मंत्रालय है या मंत्री है, ठीक है, उसका उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाई हमारा मुद्दा भी देख लीजिए, आप बहुत दिनों से पड़ा हुआ है पेंडिंग में, ठीक है। तो इसलिए वो प्रस्ताव लाया जाता है। इनडायरेक्टली मतलब पूरी तरह से सरकार का ध्यान संबंधित मुद्दे पर लगाने हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये तो रही बात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। अगले प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए, जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको विशेषाधिकार होता है कि वह किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी मंत्री से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, किसी मंत्री से किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये संसद के सदस्यों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी कारण में अगर कोई मंत्री सूचना देने से मना कर दे या गलत सूचना दे, गलत तथ्य दे दे या गलत जानकारी दे दे, तो ऐसी कंडीशन में जो सदस्य होगा वह अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव में यही है, अगर उसके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, या जो उसने सूचना मांगी है वो गलत तरीके से पेश की गई है, तथ्यों को छुपाया गया है या सूचना दी ही नहीं जा रही, तो ऐसी कंडीशन में वो सदस्य प्रस्ताव लाएगा। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो वहाँ पर सरकार की बड़ी किरकिरी होती है कि देखो विशेषाधिकार प्रस्ताव इनके खिलाफ पास हो गया। कहने का मतलब ये सूचना नहीं दे रहे थे, यही तो मतलब हुआ उसका, ये गलत सूचना दे रहे थे, ठीक है। तो ये तो रही बात विशेषाधिकार प्रस्ताव की। तो सदन के, लिख लेते हैं, सदन के सदस्य द्वारा या सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना ना देना या तथ्यों की गलत जानकारी देना, गलत जानकारी देना, तथ्यों की गलत जानकारी देना या तथ्यों को छुपाना, तथ्यों को छुपाना आदि, ठीक है। सदन के सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना ना देना, तथ्यों की गलत जानकारी देना या तथ्यों को छुपाना, अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो सदस्य होंगे वह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। और अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव पास हो जा रहा है तो यकीन मानिए वहाँ पर सरकार की बड़ी किरकिरी होने वाली है, ठीक है। किरकिरी ऐसे होगी कि भाई देखिए आपने सच में तथ्यों को छुपाया है, ठीक है, तभी तो पास हो गया है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये तो रही बात विशेषाधिकार प्रस्ताव की। इसके बाद बात आएगी अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, बात आएगी अविश्वास। तो अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अविश्वास मतलब अब आप पर विश्वास नहीं रह गया, सरकार पर अगर विश्वास नहीं रह गया है तो उस कंडीशन में ये प्रस्ताव लाया जाता है। और ये प्रस्ताव लाएगा कौन? कोई विपक्षी ही लाएगा, सरकार का आदमी तो नहीं लाएगा कि अपने ही विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाए, ठीक है। तो ये विपक्ष का कोई आदमी लाएगा ये प्रस्ताव। देखिए होता क्या है, आर्टिकल अगर हम 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर किसी प्रकार से कोई विश्वास घटता है तो यहाँ पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ढह जाएगी, सरकार को इस्तीफा देना होगा।
तो इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कौन? कोई भी जो हमारा विपक्ष में होगा वो लाएगा। देखिए बहुमत के लिए क्या होता है, बहुमत, जब तक सरकार बहुमत में है तब तक तो सरकार बनी रहेगी, और जैसे ही बहुमत उसका हटेगा वैसे ही सरकार क्या होगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो बहुमत के लिए देखिए कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीट यहाँ पर हैं 543 सीटें। पहले 545 सीटें हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियंस को यहाँ पर हटा दिया गया, जब से तब से 543 सीटें कुल हैं। अब तो 543 डिवाइडेड बाई 2 + 1, अगर ये जिसके पास होगा इतने सदस्य वो बहुमत में होंगे, तो 543 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 271.5 और +1, ठीक है। मान के चलिए 273 होना चाहिए, ये 0.5 को हम 272 कर लेंगे और 1 + 1 73, तो 273 सीटें जिसके पास होंगी वो बहुमत में होगा, 273। यहीं पर ध्यान देंगे एक चीज़, देखिए 273 273, जिस भी प्रस्ताव, अगर कोई भी प्रस्ताव है, ठीक है, 273 लोग जिस पर वोटिंग कर देंगे वो पास हो जाएगा। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, रखा गया, बहुत बढ़िया बात है, रख दिया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए कितने लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, मत होना चाहिए 273 लोगों का। अगर 273 लोग, ठीक है, अपना मत पक्ष में रखते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के, तो ये पास हो जाएगा, ठीक। विपक्ष वाले कितने हैं, 273 तो पक्ष वाले हैं जिनका बहुमत था, ठीक है। अच्छा विपक्ष वाले देख लेते हैं कितने बचे होंगे सीटें, तो 543 ये थी, ठीक है, तो 270 के आसपास ही रहेगा, है ना। 270 लोग ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं, मतलब जिनको बहुमत प्राप्त नहीं है, 273 वाले को यहाँ पर बहुमत प्राप्त हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा, ये 273 विपक्ष वाले डालें ही डालें, प्लस 3 लोग ऐसे डाल दें जो पहले से ऑलरेडी सरकार में थे। देखिए क्या छोटी सी बात है यहाँ पर, टेक्निकल बात है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो सरकार वाले थे, 273 वाले तो सरकार वाले थे जो सरकार में थे, और 270 वाले जो थे वो विपक्षी थे, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब फिगर कितनी होनी चाहिए, 273 की होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब 270 विपक्ष वाले वोट डालें और 3 ऐसे गद्दार वोट डाल दें जो सरकार के थे, ठीक है, तभी तो बहुमत पूरा होगा। तो ये 273 बहुमत पूरा हो जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखिए ये 3 लोग जो जिन्होंने गद्दारी की है, ठीक है, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जब सरकार पर अपने ही लोगों को भरोसा नहीं है तो फिर कैसे सरकार चलेगी, समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सरकार कमज़ोर है, अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत 273 का है, ठीक है, और इसमें से अगर किसी ने भी वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं डाला है तो अविश्वास प्रस्ताव कभी पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रही बात अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कौन, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कोई भी सदस्य ला सकता है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन रखा कहाँ जाएगा, ये लोकसभा में ही रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिख लेंगे लोक सभा में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा और किसी सदस्य द्वारा ले आ जाएगा। इसमें भी 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। यहाँ भी 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है और 10 दिन के अंदर, 10 दिन में चर्चा होना आवश्यक है, ठीक है। प्रस्ताव लाने के 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन के अंदर ही चर्चा होना आवश्यक है। तो लोकसभा में रखा जाएगा, पहली चीज़ 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 10 दिन का चर्चा होनी चाहिए और पारित अगर हो गया, पारित हो जाने पर, पारित
हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर पारित हो गया तो वहाँ पर वो क्या कर दिया जाएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सरकार यहाँ पर गिर गई, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया किसी भी सरकार के विरुद्ध, तो क्या अब पुनः चुनाव होंगे? नहीं, पुनः चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, पुनः चुनाव नहीं होंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की एक पावर आ जाती है, स्वविवेक पावर आ जाती है। यहाँ पर पुनः चुनाव नहीं होंगे। अब राष्ट्रपति ऐसे दल को आमंत्रित करेगा कि आप आइए, गठजोड़ करके या गठबंधन करके अपना बहुमत साबित करिए और सरकार बनाइए। अगर कोई ऐसा दल है जो गठजोड़ करके या गठबंधन करके सरकार बना ले जाती है, तो आगे के जो बचे कार्यकाल हैं, ठीक है, उसमें वो सरकार अपना कार्यभार देखेगी और सरकार चलाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सरकार बना सके, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर पुनः चुनाव होंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वहां पर चुनाव होंगे। तो दो कंडीशन है, अगर कोई सरकार बना लेता है कोई अन्य दल, तब तो फिर आगे का जो कार्यकाल बचा हुआ है लोकसभा का, ठीक है, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव से पहले इसने 2 साल शासन किया था, तो बचे 3 साल में वो अगला दल करेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर कोई भी दल सरकार बना नहीं सकता है, कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर से चुनाव कराए जाएंगे, फिर से नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो ये तो रही बात अविश्वास प्रस्ताव की। ये अब तक 27 बार, कितनी, 27 बार लाया जा चुका है, 27 बार लाया जा चुका है। और 27वां बार, ठीक है, लगभग इसमें 26 बार तो ये पूरी तरह से विफल रहा है और एक बार आंशिक रूप से विफल रहा है। ठीक है, उसमें भी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1963 में पहली बार लाया गया था, 1963 में पहली बार। ठीक है, कौन लाया था, जेबी कृपलानी लाए थे। कौन लाए थे, जेबी कृपलानी लाए थे। किसके विरुद्ध लाए थे, नेहरू सरकार के विरुद्ध, नेहरू सरकार के विरुद्ध लाए थे। जेबी कृपलानी लाए थे नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में पहली बार, और अभी तक 27 बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही सरकार गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है विश्वास प्रस्ताव की। विश्वास प्रस्ताव, अभी तक अविश्वास था, अब ये देखिए विश्वास प्रस्ताव हो गया। विश्वास प्रस्ताव तब राष्ट्रपति को अगर लगता है, ठीक है, कि ये सरकार पता नहीं मत है कि नहीं है, ठीक है, बहुमत है कि नहीं है, तो बहुमत साबित कराने के लिए राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपति बहुमत साबित करने हेतु राष्ट्रपति कहता है, बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति कहता है, तो किसी भी मंत्री द्वारा, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री यह प्रस्ताव लाया जाएगा। कौन सा, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि पता नहीं सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, सिद्ध कर पाए कि नहीं कर पाए, तो कहता है कि अपना बहुमत साबित करिए आप। राष्ट्रपति सरकार से कहता है कि अपना बहुमत साबित करिए आप। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री यहां पर विश्वास प्रस्ताव रखता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का कोई व्यक्ति रख रहा था, सदस्य रख रहा था, लेकिन जो विश्वास प्रस्ताव है वह है सरकार का ही कोई मंत्री रखेगा, सरकार का ही कोई सदस्य रखेगा वहां पर। ठीक है, तो अब क्या है, विश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जा रहा है, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर, पास
हो जाने पर सरकार चलती रहेगी कि हमें भाई विश्वास है, ठीक है, विश्वास मत हमने हासिल कर लिया, अब हमारी सरकार क्या है, ठीक है, बहुमत में है और हमने अपना बहुमत साबित कर दिया। लेकिन अगर विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, पारित ना हो पाए, पास ना होने पर, अगर विश्वास मत पास नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। माना जाएगा कि सरकार का बहुमत नहीं है, ठीक है, सरकार विश्वास मत में नहीं है। ऐसी कंडीशन में सरकार गिर जाएगी, ठीक है, और राष्ट्रपति अब नए दल को वहाँ पर आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि विश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, और सरकार क्या हो गई है, गिर गई। तो पहला था 1979 में 1979 में चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये जब लाया गया तो अपना विश्वास मत ये साबित ही नहीं कर पाए और इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। 1990 में वीपी सिंह, 1990 वीपी सिंह, 1990 में वीपी सिंह और 1997 में एचडी, 1997 में एचडी देवगौड़ा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बस जानकारी के लिए आप जानिए कि ये 3 बार ऐसा हुआ जब विश्वास मत इन्होंने खो दिया और सरकार इनकी गिर गई। तो ये तो रही बात हमारे विश्वास प्रस्ताव की। अगला प्रस्ताव हमारा है निंदा प्रस्ताव। कौन सा, निंदा प्रस्ताव। देखिए निंदा कब होती है, निंदा तब होती है जब कोई काम अच्छा ना करे, ठीक है, या कुछ ऐसा काम करे जो लोकहित में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसी की निंदा हो सकती है। तो उसी से मिलता जुलता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव देखते हैं। मान लीजिए सरकार का कोई व्यक्ति है ना, अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का, ठीक है, उचित तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा है, तो कोई भी सदस्य, कोई सदस्य सरकार के मंत्री, एक कोई सिंगल मंत्री भी हो सकता है या पूरे मंत्री मंडल के विरुद्ध, कोई सदस्य ला सकता है, कोई सदस्य सरकार के मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है। यहां पर माना जाता है कि जो मंत्री है वो अपने कार्यों का उचित तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कार्यों का दायित्व जो है दिया गया है जो, ठीक है, उसके अनुरूप वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सदस्य वहां पर उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकता है। ये मंत्री के कार्यों की निंदा करने हेतु लाया जाता है। अब देखिए निंदा प्रस्ताव अगर पास हो गया, पास हो जाने पर तो माना जाता है यहाँ पर सरकार की बड़ी किरकिरी होती है, ठीक है, सरकार की बदनामी होती है यहाँ पे भाई कि आपके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास हो गया। और प्रस्ताव तभी पास होगा निंदा वाला कि जब अपने ही लोग कुछ, है ना, जो अभी अविश्वास प्रस्ताव में जो चीज़ें हुई थी कि अपने ही लोगों ने ही क्या कर दिया, वहाँ पर समर्थन दे दिया। कि अगर विपक्ष के ही लोग समर्थन देंगे तब तो उनके पास केवल 270 ही लोग हैं, कहीं ना कहीं 3 लोग अपने ही निंदा कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन माना जाता है कि सरकार की बड़ी किरकिरी होती है और निंदा प्रस्ताव ही अविश्वास प्रस्ताव की नींव रखता है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो माना जाता है कि अब सरकार में विश्वास नहीं है, अब अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में केवल निंदा प्रस्ताव अगर पास हो गया तो वहाँ सरकार नहीं गिरेगी, सरकार गिरती नहीं है, लेकिन सरकार की किरकिरी बहुत होती है, सरकार की बदनामी बहुत होती है यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास हो जाने पर। और वहाँ अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तब तो सरकार ही खैर गिर जाती थी, वो तो बात ही की बात हो गई। लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार गिरती नहीं है, और अगर पास नहीं होता है तब तो वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, जो आरोप लगाए थे वो गलत तरीके से लगाए गए थे। तो ये रही बात हमारे निंदा प्रस्ताव की। अब बात आती है धन्यवाद प्रस्ताव की। धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद किसको दिया जाएगा, देखते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए राष्ट्रपति क्या है, जब भी नई लोकसभा गठित होती है या जो वित्तीय सत्र स्टार्ट होता है उसकी प्रथम सत्र होता है, ठीक है, वहां पर भाषण देता है, अभिभाषण देता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया था। तो दो तरीके से बताया था, नई लोकसभा के गठन पर, नई लोकसभा की प्रथम बैठक पर, और दूसरा है जब वित्तीय सत्र स्टार्ट होता है हमारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र में जो संसद के सत्र जो चलते हैं, प्रथम सत्र में क्या करता है राष्ट्रपति, अभिभाषण करता है, भाषण करता है, सदन को संबोधित करता है। और ये अभिभाषण जो होता है, इसका जो भाषण होता है वो कौन बना के देता है, जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो बना के देती है राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपना काम स्वयं नहीं करता है, हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है काम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, राष्ट्रपति भाषण देता है, और भाषण में क्या होता है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, ठीक है, सरकार के जो कार्य हैं उनको वो वहाँ पर पटल पर रखता है, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर, सरकार की नीतियों, सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यों की समीक्षा, ठीक है। इस भाषण में सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं, उनकी समीक्षा की जाती है, ठीक है। और जब भाषण हो जाता है, और ये जो भाषण होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है, संयुक्त बैठक में होगा। भाषण तो संयुक्त बैठक में होगा, ठीक है। अब भाषण के बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है कि भाई आपने बहुत अच्छा बोला, सरकार की नीतियां बताई, ठीक है, और सरकार की योजनाओं को पटल पर रखा, सदन में रखा, इसके लिए धन्यवाद घोषित। अब जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा, धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग रखा जाएगा, ये चीज ध्यान देना है, दोनों सदनों में अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है। भाषण तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हो गया, लेकिन जो धन्यवाद प्रस्ताव है, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने की जो बात आ रही है कि आपने बहुत अच्छा भाषण बताया, सरकार की नीतियां बताई, सरकार के कार्यों को हमसे अवगत कराया, सरकार की योजनाएं बताई, ठीक है, उसके लिए जो धन्यवाद देना है वो दोनों सदनों में अलग अलग रखा जाएगा। अगर दोनों सदनों में पास हो गया धन्यवाद प्रस्ताव तो माना जाता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं, सरकार की योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं और सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन अगर पास नहीं हुआ, पास ना होने पर या धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना होने पर क्या होगा, दोनों सदनों में अलग अलग देख लेते हैं। राज्यसभा में क्या होगा और लोकसभा में क्या होगा। अगर राज्यसभा में पास ना हो ये धन्यवाद प्रस्ताव तो सरकार की बड़ी बदनामी होती है, बड़ी किरकिरी होती है कि लो, है ना, पता नहीं कैसी योजनाएं इन्होंने बनाई, कैसी इनकी नीतियां हैं, सरकार की बदनामी होती है, केवल सरकार की छवि क्या होती है, धूमिल हो जाती है, छवि धूमिल होती है। यहाँ पर सरकार की केवल छवि धूमिल होती है, बाकी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है, बदनामी होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर लोकसभा में ऐसा हुआ, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो यहाँ पर सरकार
गिर जाती है। मान लिया जाता है कि सरकार का ही कोई आदमी, ठीक है, यहाँ पर गद्दारी किया है। क्यों? वही नियम यहाँ पर भी लगेगा कि 273 बहुमत वाले थे और 270 बिना बहुमत वाले थे, ठीक है। तो 270, ये 273 तो सरकार के आदमी हो गए और ये विपक्ष के लोग हो गए, ठीक है। तो विपक्ष ने तो 270 दिया, धन्यवाद के लिए, सॉरी, धन्यवाद जो प्रस्ताव था इसके अगेंस्ट में 270 वोटें पड़े, 270 वोटें पड़ी, तो पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुमत 273 का होना चाहिए। 3 लोग ऐसे थे सरकार के ही जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट में यहाँ पर वोटिंग कर दी। तो अब माना जा रहा है कि सरकार के ही लोग जब धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो क्या है, सरकार, इसका मतलब विश्वास मत में नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर जाएगी तो अब राष्ट्रपति किसी नए दल को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, अब सरकार बनाइए, आप अपना बहुमत घोषित करिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर अगला दल सरकार बना लेता है या बहुमत साबित कर देता है, बहुमत सिद्ध कर देता है, तब तो वो सरकार बना ले जाएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, फिर से चुनाव होंगे और फिर से नई सरकार का गठन होगा, ठीक है। तो ये तो रही बात धन्यवाद प्रस्ताव की। तो आज हमने सारे प्रस्तावों को डिस्कस किया एक एक करके। ये सारे प्रस्ताव हमारे संसद के पटल पर रखे जाते हैं और इसी के अनुसार वहाँ पर काम होता है और आगे की जो कार्रवाई होती है वो संचालित की जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ऑफिसर जित से, ताकि आपको समय समय पर हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।